नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एक्सट्रीम स्टडीज। आज बच्चों हम कक्षा 5वीं में पाठ नंबर 15 बिशन की दिलेरी के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा भाई बिशन कौन है। तो बिशन एक लड़के का नाम है और यहाँ पर उसकी दिलेरी, तो दिलेरी का मतलब होता है साहस, हिम्मत। मतलब यहाँ पर एक छोटा सा लड़का है, उसकी हिम्मत कैसी है वो इस पाठ में आपको बताया गया। तो चलो बच्चों हम लोग देर न करते हुए इस पाठ को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों देखिए भाई सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। मतलब उन पहाड़ों के पीछे से सूरज निकल रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। अब जो बिशन था उसकी उम्र थी 10 वर्ष। मतलब 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। तो बिशन है वो कर्नल दत्ता नाम के एक शख्स थे, उनके फार्म हाउस पर जाता था। तो बच्चों फार्म हाउस क्या होता है? जैसे कि खेत में कोई घर होता है उसको फार्म हाउस बोलते हैं। तो बच्चों इस चित्र में बच्चों फार्म हाउस को आप देख सकते हैं। अब वहां पर क्या होता था, कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। मतलब वो जब भी वो 10 साल का बिशन वहां पर उनके फार्म हाउस पे जाता था तो कर्नल दत्ता की पत्नी है उसको पढ़ाई में हेल्प करती थी, मदद करती थी। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। उस फार्म के अंदर जो सेब के पेड़ थे वहां पर कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के मतलब जल्दी जल्दी वहां पर काम शुरू हो जाता था। बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। अब बिशन है वो पगडंडी। तो यहाँ पर बच्चों पगडंडी का मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान या जानवर अगर किसी जगह से बार बार अगर आता जाता है उस जगह पर, तो उनके चलने से वहां पर एक छोटा सा रास्ता बन जाता है, जिसको बच्चों आप इस चित्र में देख सकते हो। तो उसे पगडंडी बोलते हैं, जहां पर हम लोग सिर्फ चल सकते हैं। वहां पर कोई व्हीकल्स मतलब वहां पर कोई गाड़ी ऐसा कुछ नहीं चल सकता, सिर्फ हम लोग वहां पर पैदल चल सकते हैं, इसलिए उसको पगडंडी बोला जाता है। तो यहाँ पर बच्चों देखिए भाई बिशन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोलियों की आवाज से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिशन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। तो भाई वहां पर बिशन था, वो अभी कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पे जा रहा था और वो पगडंडी का उपयोग करके सड़क तक आ ही रहा था। उसने गोलियां चलने की आवाज सुनी, धाए धाए। तो बच्चों वो भी एकदम डर जाता है और उस घाटी में जितने पंछी थे वो सारे घबरा कर उड़ने लगते हैं और बिशन भी एक पेड़ की आड़ में छुप जाता है। अब बच्चों देखते हैं आगे क्या होता है। बिशन जहां खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ीनुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ पर बच्चों देखिए बिशन जहां खड़ा था वहीं वो चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहां से सीढ़ीनुमा खेत, तो बच्चों सीढ़ीनुमा खेत क्या होता है? तो बच्चों अगर आपने सीढ़ीनुमा खेत नहीं देखे तो आप उसको इस चित्र में देख सकते हैं। अब तो भाई बिशन जहां खड़ा था वहां से उनको सीढ़ीनुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिशन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी। तभी एक और गोली की आवाज आई। एकाएक बिशन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। जब फसल पक जाती है, मतलब वहां पर बच्चों देखिए बिशन जहां खड़ा था वहीं पर खड़ा रहा और वो जहां खड़ा था वहां से उसको पूरे खेत दिखाई दे रहे थे और उस खेत में काम करने वाले किसान भी उनको दिखाई दे रहे थे। अब उसको गोली चलने का कारण है उसको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने ढेरों तितर आ जाता है। मतलब जब फसल पक जाती है तब भी उन गेहूं के खेतों में दाना चुगने के लिए ढेरों तितर आ जाते हैं। तो बच्चों तितर को आप यहाँ पर देख सकते हैं जो गेहूं के दाने चुगने के लिए आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसलिए वे सुबह सुबह ही तितर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तितर मारे थे। कुछ तितर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तितर मिले। मतलब
वो जो छोटा 10 साल का लड़का था उसको अभी समझ में आ जाता है कि भाई हाँ, ये गोली की आवाज़ कहाँ से आ रही है, क्योंकि भाई ये फसल काटने का समय था। तो जब फसल कटती है तो भाई गेहूं के दाने निकलते हैं, तो उसको खाने के लिए तितर आ जाते हैं, और जो शिकारी होती है वो इसका फायदा उठाकर उनका शिकार करते हैं, और शिकार करने के बाद कुछ वो अपने साथ ले जाते हैं और कुछ को वहाँ पर मरा हुआ छोड़कर चले जाते हैं। तो जब ये लोग फसल काटते हैं तो उनको मरे हुए बहुत सारे तितर मिलते हैं। बिशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तितरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। मतलब वो चलते चलते ये सोच रहा था कि मतलब कितना दुख पहुंचाने वाला ये काम करते हैं शिकारी। मतलब वो सोच रहा है, वो मन ही मन ऐसा सोचता है कि भाई इन शिकारियों को सबक, उनको लेसन सिखाना चाहिए। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। जब वो सोच रहा था उसी समय उसके पाँव के पास, मतलब उसके पैर के पास कुछ सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तितर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। अब भाई जैसा ही वो सोच रहा था कि भाई उनको लेसन सिखाना चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए, तभी उसके पाँव के नीचे कुछ सरसराहट सी होती है और उसने देखा कि एक घायल तितर गेहूं की बालियों के बीच फंसा है और वो छटपटा रहा है। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तितर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तितर छिटक कर खेत के और अंदर चला गया। तो भाई वो जैसे ही उस तितर को बचाने के लिए, मतलब उसको पकड़ने के लिए घुटनों के बल बैठ गया, और जैसे ही उसने हाथ लंबाया तो वो तितर था वो घबरा गया और वो खेत के अंदर और चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तितर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तितर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उन शिकारियों ने तो इस तितर को घायल कर दिया, लेकिन बिशन था, उसको पता था कि वो शिकारी इस तितर को ढूंढ नहीं पाएंगे और ये जो तितर है वो तड़प तड़प कर यहाँ पर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा। बच्चों यहाँ पर इस चित्र में आप देख सकते हो भाई वो अपना स्वेटर को उतारता है और मौका देकर तितर पर डाल दिया। भाई उसने तितर के ऊपर वो स्वेटर अपना डाल दिया। तितर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लगे हो। मतलब बिशन ने क्या किया बच्चों यहाँ पर कि भाई उसने तितर को देखा तो तितर को जैसे पकड़ने गया तो वो थोड़ा सा अंदर चला गया। फिर वो अंदर जाने के बाद उसने क्या किया, अपना स्वेटर था उसको निकाल कर उसने उस तितर के ऊपर डाल दिया। तो भाई तितर था उस स्वेटर में फंस गया और फिर उसको पकड़ लिया और उसको सीने से लगाकर पहाड़ की ओर वो बहुत ही तेज भाग रहा था, जैसे कि भाई उसके पंख लगे, मतलब वो बहुत ही स्पीड में भाग रहा था। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़। अब यहाँ पर बच्चों देखिए भाई कर्नल दत्ता का जो घर था उसके रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़। बिशन वैसे तो कंटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तितर को पकड़े हुए था। तितर को संभालना बहुत जरूरी था, इसलिए वह खेतों के साथ साथ छिपकर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख न ले। मतलब बच्चों यहाँ पर देखिए कि भाई कर्नल दत्ता के जो घर का रास्ता था वहां पर एक साइड में गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कंटीले तारों की बाड़। बिशन अगर चाहता तो भाई वो कंटीले तारों की बाड़ में से होकर निकल सकता था, लेकिन भाई उसके हाथ में तितर था, इसलिए वो जो गेहूं के खेत थे उसके सहारे सहारे वो चल रहा था ताकि शिकारी उसको देख न पाए। वह कुछ ही दूर गया कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। मतलब वो कुछ ही दूर वहां पर चला था तो पीछे से एक भारी आवाज आई और उसने सुना कि लड़के रुक जा नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कंटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वह रुका नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया।
यहाँ पर बच्चों आप देख सकते हो भाई बिशन ने उस शिकारी की आवाज सुनी कि रुक जाओ, लेकिन वो बिल्कुल भी डरा नहीं। वो 10 साल का बच्चा था लेकिन फिर भी उन बड़े बड़े शिकारियों से वो डरा नहीं और वो चुपचाप चलने लगा, बिना जवाब दिए वो चलने लगा। अब तो वो कंटीले तारों के पास आ गया था और उसका दिल भी तेजी से धड़कने लगा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज सुनाई दी जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। मतलब अब वहां पर वो बिशन बिना जवाब दिए चल रहा था, तभी उसको एक वहां से भारी भरकम आवाज आ रही, उसको धमकी भी दे रहा है कि मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता है। बिशन के लिए आगे निकल भागने का रास्ता नहीं था। अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि भाई बिशन के लिए आगे निकल भागने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वो सड़क से जाता तो भाई शिकारी उसको साफ साफ देख लेते, इसलिए तो उसने खेतों का जो छोटा रास्ता था वहीं से जाने का उसने सोच लिया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थी। अब एक खेत के जो आगे के रास्ते थे वहां पर कांटेदार झाड़ियां थी। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव पर कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। खरोंचों से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई। वह जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी। मतलब उसने क्या किया भाई, खेतों वाला जो रास्ता था वही उसने चला, लेकिन भाई वहां पर आगे बहुत सारे कंटीली झाड़ियां थी और वहां पर वो घुटनों के बल चल रहा था और उसका हाथ पांव छिल गए थे और उसके एक हाथ की तो आस्तीन भी फट गई थी। उसको पता था कि भाई उसको माँ से डांट पड़ने वाली है, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी घबराया नहीं और वह उस घायल तितर को बचाने में ही लगा हुआ था। उसको न शिकारी की पड़ी थी, न उसके शरीर से खून निकल रहा था, उसकी पड़ी थी। तो बच्चों आप यहाँ पर एक छोटे से 10 साल के बच्चे की दिलेरी मतलब उसकी हिम्मत को देख सकते हो। पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तितर की जान बचाने में कामयाब रहा है। अब भाई उसका पूरा खून निकल गया था, उसकी एक आस्तीन फट गई थी, लेकिन उसको अभी भी इस बात को लेकर संतोष था कि अब तक तितर की जान बचाने में वो कामयाब रहा है। झाड़ी से बाहर आकर वह सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल कर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन भी थी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए उसके हाथ पैर से खून निकल रहा था, लेकिन उसको खुशी थी कि भाई वो तितर को बचाने में कामयाब रहा है और वो झाड़ी से बाहर आकर वो सोचने लगा कि भाई कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल कर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन भाई वहां पर घास ज्यादा थी और फिसलन भी ज्यादा थी और वो वहां पर बैठ जाता है। अभी वो वहां पर थक कर बैठा ही था, मतलब अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँव की आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही वह उठकर दौड़ पड़ा। दौड़ते दौड़ते वह आधी पहाड़ी पार कर चुका था। उसके कपड़े पसीने से तरबतर हो गए, फिर भी वह रुका नहीं और किसी तरह कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पिछवाड़े पहुंच ही गया। अब बच्चों यहाँ पर देखिए भाई उसने जैसे ही वहां पर बैठा था उसने आहट सुनी पाँव के, तो वह उठकर दौड़ पड़ा और दौड़ते दौड़ते वो पूरी आधी पहाड़ी वो पार कर चुका था। उसके कपड़े हैं वो पसीने से तरबतर हो चुके थे और वो बहुत थक गया था और वो कैसे भी करके कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के पीछे पहुंच गया। पिछवाड़े दरवाजा खुला था। उसने ताड़ के पेड़ का सहारा लिया और फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। तितर को वह बड़ी सावधानी से अपने सीने से लगाए हुआ था। वह कुछ भी करके कर्नल दत्ता के जो फार्म हाउस था उसके पीछे पहुंच गया और वो ताड़ के पेड़ से चलकर कर्नल दत्ता के फार्म हाउस के अंदर पहुंच गया। फार्म हाउस में खामोशी थी, बस रसोई घर से प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज आ रही थी। मुर्गियां अभी अपने दड़बे में थी और गुलाब चंद सामने का बरामदा साफ कर रहा था। तो बच्चों यहाँ पर बिशन जैसे ही उस फार्म हाउस में एंटर करता है तो वहाँ पर एकदम खामोशी, सब लोग एकदम शांत थे। वहाँ पर सिर्फ रसोई घर से प्रेशर कुकर में से सीटी की आवाज आ रही थी और मुर्गियां अभी भी अपने दड़बे में थी और वहाँ पर गुलाब चंद नाम का एक व्यक्ति था, वो बरामदा साफ कर रहा था। अचानक कर्नल साहब का अल्सेशियन कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। वह किसी अजनबी को देखकर ही इस तरह भौंकता है। बिशन समझ गया कि शिकारी इधर ही आ रहे थे। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो जो अल्सेशियन कुत्ता था वो बिशन को तो जानता था, लेकिन वो अजनबियों को देखकर भौंक रहा था। तो बिशन को समझ में आ गया कि भाई 100% वो शिकारी है, वो कर्नल दत्ता के घर के पास आ रहे, इसीलिए तो वो अल्सेशियन कुत्ता उनको देखकर भौंक रहा है। उसने इधर उधर देखा ताकि वह तितर को कहीं अच्छी तरह से छिपा सके। एक और शेड के नीचे बहुत सारा कबाड़ पड़ा था,
उसी में एक टूटी टोकरी बिशन को दिखाई दी गई। ये ठीक है, सोचते हुए उसने तीतर को टोकरी में रखकर स्वेटर से ढक दिया। घायल तीतर घबराया हुआ था, इसलिए वह चुपचाप पड़ा रहा। तीतर को छुपाने के बाद बिशन ने सोचा कि अब बाहर चलकर देखना चाहिए, पर वह शिकारियों के सामने भी नहीं पड़ना चाहता था। मतलब उसने क्या किया, जैसे ही उसने कुत्ते की आवाज़ सुनी तो उसको लगा कि भाई शिकारी वहाँ पर आ रहे, तो उसने झट से क्या किया, एक टोकरी में उस तीतर को छिपा दिया और वो खुद बाहर गया कि भाई अब वहाँ पर देखने लगा कि भाई वहाँ पर अभी क्या हो रहा है। लेकिन वो खुद भी उन शिकारियों के सामने नहीं आना चाहता था, क्योंकि भाई शिकारी उसको जानते थे। इसलिए उसने छत पर चढ़कर बैठना ठीक समझा। मतलब इसीलिए भाई उसने छत पर चढ़कर बैठना ही ठीक समझा। तो उसने बोला कि अगर मैं शिकारी के सामने जाऊंगा तो फिर से वो शिकारी अपना तीतर मांगेंगे, और वो तीतर को हरगिज देना नहीं चाहता था। इसलिए वो छत पर चढ़कर बैठ गया। बिना सीढ़ी के छत पर चढ़ना उसके लिए बहुत आसान काम था। वह अक्सर इस शेड की ढलवा छत के सहारे ऊपर चढ़ जाता था। जो उस घर की छत थी वो एकदम ढलान वाली थी। बिशन लकड़ी के खंभे पर बंदर की तरह छलांग लगाकर लटक गया और ऊपर की ओर खिसकते खिसकते छत पर जा पहुंचा। खफरेल की ढलावदार छत थी, इसलिए वह चिमनी के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह किसी और को दिखाई न दे, लेकिन वह स्वयं सब कुछ देख सके। मतलब उसको तो सब कुछ देखना था कि भाई शिकारी आकर क्या करते हैं। उसने देखा कि 2 शिकारी इधर ही चले आ रहे हैं और उनको देखकर कर्नल साहब का अल्सेशन कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। मतलब वो चिमनी के पीछे छिपकर उन शिकारी को देख रहा है। और उसने ये भी देखा कि भाई कर्नल दत्ता का जो अल्सेशन कुत्ता है वो उनको देखकर बहुत ही जोर जोर से भौंक रहा है। कर्नल ने कुत्ते को डांटा, चुप रहो, पर वह न माना। पिछले दोनों पांव पर खड़े हो वह उछल उछल कर भौंकने लगा। मतलब कर्नल दत्ता ने उसको डांटा कि भाई चुप रहो, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। लेकिन वो पिछले दोनों पांव पर खड़े हो गया और वो उछल उछल कर भौंकने लगा। वे दोनों शिकारी करीब आ गए तो कर्नल ने रौबदार आवाज में पूछा। मतलब वो जो दोनों शिकारी जब कर्नल दत्ता के पास एकदम करीब आ जाते, उनके नजदीक आते, तो भाई कर्नल दत्ता ने रौबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम? यहाँ किस लिए आए हो? साहब, हम शिकारी है, हर साल यहाँ शिकार के लिए आते हैं। तो भाई उन शिकारियों ने क्या बोला कि भाई साहब, हम तो शिकारी हैं, हम तो यहाँ पर हर साल शिकार करने के लिए आते हैं। अच्छा, तो तुम ही लोगों की गोलियों की आवाजें गूंज रही थी सुबह से? तो कर्नल साहब क्या बोलते हैं, अच्छा, तो भाई आप लोगों से ही इस गोलियों की आवाज आ रही थी? जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूक है, सरपंच माधव से भी हमें जानता है। मतलब उन शिकारियों ने क्या बोला कि हाँ भाई, हमारे पास तो लाइसेंस वाली बंदूक है और इस गांव के सरपंच माधव से भी हमें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो तुम हर साल तीतरों का शिकार करते हो? कर्नल ने मजाक सा उड़ाते हुए कहा। जी हाँ, तीतर भी मार लेते हैं कभी कभी। अभी अभी एक लड़का हमारे शिकार तीतर को लेकर आपके यहाँ आ छिपा है, हम उसे ही ढूंढ रहे हैं। शिकारियों ने कर्नल साहब को कहा कि भाई हमने अभी जो शिकार किया है उस शिकार को लेकर एक छोटा सा लड़का आपके घर में कहीं छिप गया है। अच्छा, तुम जो इतने सारे तीतर मारते हो उनका क्या करते हो? कर्नल साहब ने पूछा। सीधी सी बात है साहब, खाते हैं, दूसरे शिकारी ने जवाब दिया। फिर कुछ रुक कर बोला, अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए साहब, वह इधर ही कहीं छुप गया है। तो शिकारियों ने क्या बोला कि भाई हाँ, हम तो उसको खाते हैं। और दूसरे शिकारी ने जवाब दिया, फिर कुछ रुककर बोला, सर अब तो उस लड़के को ढूंढवा दीजिए ना जिसने हमारा शिकार चुरा है। कर्नल दत्ता ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और गुस्से से कहा, कैसे हो तुम लोग? हर साल आकर इतने तीतर मार डालते हो, कुछ को खा लेते हो और बाकी को घायल करके यहाँ तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ जाते हो। जब फसल कटती है तब ढेरों मरे हुए तीतर मिलते हैं। मतलब कर्नल दत्ता ने उन शिकारियों की बात काटी। जैसे उन्होंने बोला कि भाई उस लड़के को ढूंढवा दीजिए, तो उन्होंने उन शिकारियों को डांटते हुए बोला कि तुम हर साल इतने सारे तीतर मारते हो और कुछ को खा लेते हो और कुछ को ऐसे ही तड़पते हुए आप छोड़कर चले जाते हो, और जब हम फसल काटते तो हमको बहुत सारे मरे हुए तीतर मिलते हैं। इस तरह से उनको डांटते हुए बोला। कर्नल दत्ता की बात सुनकर वे दोनों कुछ घबरा गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कर्नल इस तरह उन्हें डांट देंगे। कर्नल दत्ता ने उन्हें इतना ही कहकर नहीं छोड़ा, आगे बोले, पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ जाने में तो कोई बहादुरी नहीं है। अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, यहाँ तुम्हारा कोई तीतर वितर नहीं है। अब जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? जब कर्नल दत्ता ने ये बात बोली तो वो जो शिकारी थे वो थोड़े से घबरा गए और उन्होंने ये बोला कि भाई पक्षियों को मारने और उससे ज्यादा उन्हें घायल करके छोड़ना अच्छी बात नहीं होती, इसमें कोई बहादुरी नहीं होती। और उन्होंने सीधा बोला कि भाई आप अब यहाँ से जाइए, यहाँ आपका कोई तीतर बितर नहीं है, अब आप यहाँ से जाओ।
बिशन चिमनी के पीछे से सब देख और सुन रहा था। वे दोनों शिकारी बिना कुछ बोले मुड़े और वापस चल दिए। मतलब बिशन था वो चिमनी के पीछे बैठा बैठा ये सब देख रहा था और वो दोनों शिकारी बिना कुछ बोले और वहां से चले गए। कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद से दवाई छिड़कने वाली मशीन लाने को कहा। मतलब फिर उनके जाने के बाद कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद था जो बरामदा साफ करा था उससे बोला कि भाई तुम दवाई छिड़कने वाली मशीन को लाओ। तभी बिशन छप्पर से शेड पर होता हुआ नीचे कूद पड़ा। उसने तीतर को उठा लिया और घर में घुसते ही मालकिन को पुकारने लगा, बहू जी जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे देखिए। उन शिकारी के जाने के बाद फिर कर्नल दत्ता ने गुलाब चंद को दवाई छिड़कने वाली मशीन को लाने के लिए कहा। तब शिकारी के जाने के बाद बिशन सीधा छप्पर से कूदता है नीचे और जिस टोकरी में उस तीतर को उसने छिपाया था उसको बाहर निकालकर सीधा घर में घुसता है और मालकिन को बुलाता है और बोलता है, बहू जी आप जल्दी आइए, यह बहुत जख्मी है, आकर इसे आप देखिए, मतलब इसकी दवाई कीजिए। बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जहां पहुंचे और बोले, अच्छा तो तीतर चुराने वाला लड़का तो ही था। मतलब बिशन की आवाज सुनकर कर्नल दत्ता भी अंदर जहां पहुंचे और उसको तीतर के साथ देखते और बोलते, ओ तो तीतर चुराने वाला लड़का तो ही था, क्या करता बाबूजी, इसे बहुत चोट लगी है, अगर मैं न लाता तो यह मर जाता। और कर्नल साहब जैसे बोले तो उसने तुरंत ही बोल दिया कि बाबूजी मैं क्या करता, अगर उसको बहुत चोट लगी, अगर मैं इसे न लाता तो वो वहीं पर तड़प तड़प कर मर जाता। अब तू इसका क्या करेगा? इसे पालूंगा बाबूजी, बिशन ने कहा। मतलब कर्नल साहब ने बोला, भाई तू इसका क्या करेगा? तो उसने बोला कि मैं उसको पालूंगा। कर्नल साहब मुस्कुरा दिए। उन्होंने घायल तीतर को देखा, उसका एक पंख टूट गया था, अब शायद ही वह उड़ सके। जाओ दवाइयों का बक्सा लेकर आओ। बिशन दौड़कर बक्सा ले आया। कर्नल दत्ता ने तीतर के पैरों का जख्म साफ किया, फिर दवाई लगा दी, पंख को फैलाकर टेप लगा दिया ताकि वह ज्यादा हिले डुले नहीं। फिर उन्होंने बिशन से कहा, बिशन अगर तुम इसे गेंदे के पत्तों का रस दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो यह जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर कर्नल दत्ता ने क्या किया, फिर उसका जख्म साफ किया, फिर उसके ऊपर दवाई लगा दी और पंख को फैलाकर उसके ऊपर टेप पट्टी लगा दी ताकि वो ज़्यादा हिले डुले नहीं। और बिशन को बोला कि भाई तुम उसको अगर गेंदे के पत्तों का रस अगर दिन में 2-3 बार पिलाओगे तो ये जल्दी ठीक होने की संभावना है। तब तक बहू जी एक कटोरी में दलिया ले आई और तीतर को दलिया खिलाते हुए बोली, इसे रोज दलिया भी खिलाना बिशन, तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। इतनी देर में तो किचन के अंदर से बहू जी दलिया लेकर आती और बोलती कि भाई तीतर को दलिया बहुत पसंद है, तुम इसको दलिया रोज खिलाना क्योंकि तीतर को दलिया बहुत पसंद होता है। तब तो ये बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा, कर्नल ने हंसते हुए कहा। जैसे ही बहू जी ने कहा कि भाई तीतर को दलिया बहुत पसंद है, तुम उसको दलिया रोज खिलाना, तो कर्नल साहब ने क्या बोला, तब तो ये बिशन के पीछे पीछे ही घूमता रहेगा। कर्नल साहब ने हंसते हुए कहा, अच्छा बिशन तुम जानते हो तीतर कैसे बोलता है? बहू जी ने पूछा। क्या बिशन तुमको पता है कि भाई ये तीतर कैसे बोलता है? बिशन ने अपने हाथों को मुंह पर रखकर तीतर की आवाज निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। कर्नल दत्ता ठहाका मारकर हंस पड़े। मतलब तीतर की आवाज निकालने के लिए उसने हाथों को मुंह पर रखकर उसकी आवाज निकाली, क्वाक क्वाक क्वाक। तो मतलब कर्नल दत्ता थे वो ठहाका मारकर हंस पड़े। बहू जी भी मुंह पर पल्लू रखकर हंसने लगे। बिशन भी हंसता हुआ हिरन की तरह छलांगे लगा था तीतर के साथ वहां से अपने घर की ओर भाग चला। मतलब वहां पर उसकी दवाई बवाई हो जाने के बाद फिर उसने उस तीतर की आवाज़ निकाली और सबको हंसा दिया और उसके बाद वो भी हंसता हुआ अपने घर की ओर उस तीतर के साथ चला गया। तो इस पाठ के लेखक है प्रतिभा नाथ। तो बच्चों ये पाठ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बच्चों आपने बिशन की दिल मतलब बिशन का साहस आपने यहाँ पर देखा कि उसने एक तीतर को बचाने के लिए अपने आप को मुश्किल में डाल दिया था। तो बच्चों अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको पशु पक्षी के प्रति प्रेम रखना चाहिए। अगर आपको कहीं पर ऐसा कोई जख्मी हालत में कोई पशु या पक्षी मिलता है तो हो सके तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो। तो बच्चों चलो अभी इस पाठ की एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलो बच्चों इस पाठ के स्वाध्याय को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न पहला है, जी हाँ हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूकें हैं, सरपंच माधो सिंह भी हमें जानता है, शिकारियों ने कर्नल साहब से क्या सोचकर ऐसा कहा होगा? तो भाई इसका उत्तर यह है कि भाई शिकारियों ने सोचा होगा कि कर्नल साहब हमें डांटेंगे इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा। मतलब शिकारियों ने ये बोला कि भाई सरपंच माधो सिंह हमको जानता है, क्योंकि भाई उनको डर था कि कहीं कर्नल साहब उनको डांट ना ले, इसलिए उन्होंने ये पहले से बोल दिया कि भाई हमारे पास तो लाइसेंस वाली बंदूक है और भाई इस गांव का सरपंच है वो भी हमको अच्छी तरह से जानता है, ताकि क्या है वो कर्नल है उनको डांटे नहीं।
प्रश्न दूसरा, बिशन घायल तितर को क्यों बचाना चाहता था? तो इसका उत्तर यह है कि भाई बिशन घायल तितर को इसलिए बचाना चाहता था क्योंकि उसे शिकारियों द्वारा तितरों को मारना बहुत बुरा लगता था। पहली बात तो यह है। वैसे भी वह जानता था कि शिकारी इस तितर को खेत में ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तितर यहीं तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देगा। मतलब पहली बात तो यह है कि भाई बिशन को इस तरह का शिकार करने वाले जो शिकारी वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं थे और उनको पता था कि ये जो घायल तितर है वो शिकारी ढूंढ नहीं पाएंगे और यह तितर है वो यहाँ पर तड़प तड़प कर मर जाएगा। इससे अच्छा है कि भाई मैं इसको उठा लेता हूँ और उसकी दवाई करवा कर उसको ठीक कर देता हूँ ताकि उसकी जान बच जाए। इसीलिए वो उस तितर को बचाना चाहता था। प्रश्न तीसरा, घायल तितर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुए? बच्चों आपने बहुत सारी परेशानियां देखी है, तो भाई इसका उत्तर यह है कि भाई उसे कांटेदार झाड़ियों के रास्तों से जाना पड़ा। वह घुटनों के बल चल रहा था जिस कारण उसके हाथ पांव में कांटे भी चुभ गए। वह काफी देर तक दौड़ता रहा जिससे उसकी कमीज पसीने से गीली व फट भी गई थी। मतलब उसकी एक हाथ की आस्तीन भी फट गई थी। मतलब उसने बहुत सारी परेशानियां उठाई उस तितर को बचाने के लिए। प्रश्न चौथा है, घायल तितर अगर तुम्हें मिला होता तो तुम उसे पालते या अच्छे होने पर छोड़ देते, क्यों? तो भाई इसका उत्तर यह है कि भाई घायल तितर अगर हमें मिला होता तो हम उसे अच्छा होने पर छोड़ देते, क्योंकि भाई सभी पशु पक्षियों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। सभी पक्षी स्वतंत्र रहकर ही खुश रहते हैं। अगर मुझे घायल तितर मिलता तो मैं उसको अच्छा होने के बाद उसको छोड़ देता है, क्योंकि भाई सभी को आज़ादी पसंद है। उसको बांध कर रखना अच्छी बात नहीं है। इसलिए अगर मुझे घायल तितर मिलता तो मैं उसको अच्छा होने के बाद उसको छोड़ देता। प्रश्न पांचवा, इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। सुबह की हल्की धूप में खेत सुंदर दिख रहे थे। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लगे हुए थे। तो भाई यहाँ पर देखिए भाई सुबह की हल्की धूप में खेत सुंदर दिख रहे थे। इसका मतलब ये होता है कि भाई सुबह की हल्की धूप में खेत सुंदर दिख रहे थे। अब वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लगे हुए थे। तो यहाँ पर देखिए भाई वो इतना तेज चल रहा था कि जैसे उसके पंख लगे हुए हो। प्रश्न छठा है, तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। तो यहाँ पर बच्चों देखिए भाई बिशन ने उसे पकड़ लिया और अपने तो उसे अपने, तो ऊपर लिखे वाक्य में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने की बजाय उसकी जगह पर कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो सर्वनाम छांटकर बच्चों आपको लिखना है। तो सर्वनाम क्या होता है बच्चों? नाम की जगह पर हम जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसको सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि रमेश ने यह किया तो उसने यह किया, तो हमने रमेश के बदले उसने शब्द का यूज किया तो उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों सर्वनाम छांटकर आपको लिखना है। तो यहाँ पर बच्चों पहला है क। मास्टर साहब ने अप्पा राव को, यहाँ पर खाली जगह दी है, पास बुलाकर कहा, यहाँ खाली जगह है कल, यहाँ खाली जगह है घर आना। तो यहाँ पर देखो मेरे अपने तुम। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, तो मास्टर साहब ने अप्पा राव को, ये आएगा अपने पास बुलाकर कहा तुम, तो आएगा तुम कल मेरे घर आना। तो यहाँ पर बच्चों इसका जवाब लिखा हुआ है जिसको आपको यहाँ पर सही तरह से लिखना है। तो इसका उत्तर बच्चों है पहले आएगा अपने, फिर तुम, फिर मेरे। इसी तरह से ख है सेंटिला। यहाँ पर क्या आएगा? घर नागालैंड के किस शहर में है? तो भाई यहाँ पर तुम का होगा सेंटिला तुम्हारा घर नागालैंड में किस तरह। तो भाई सेंटिला तुम्हारा घर, तो भाई हमने सेंटिला की जगह पर तुम्हारा प्रयोग किया तो उसको सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर है ग। सुधा ने खाली जगह बुआ से पूछा पापा कितने बड़े हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको सर्वनाम लिखना है। तो भाई बुआ, तो भाई सुधा ने अपनी बुआ से पूछा पापा आपसे कितने बड़े हैं। तो यहाँ पर अपनी और आपसे। इसी तरह से घ। मोहन को समझ में नहीं आ रहा कि, यहाँ पर वह लिखा, तो भाई वह क्या, तो उसे क्या करना चाहिए। अब अंत में विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उन्हें 4 बजे बैठक में जाना है। तो अपने विमल ने, आप नहीं आएगा, मतलब अपने अफसर को याद दिलाया कि उन्हें 4 बजे बैठक में जाना है। तो मतलब यहाँ पर सब जगह पर हमने नाम की जगह पर जो शब्द को इस्तेमाल किया उसको सर्वनाम कहते हैं। प्रश्न 7वां, इन वाक्यों को आपको पूरा करना। जैसे कि पहला वाक्य है भाई वह इतना धीरे चल रहा था मानो। तो इस तरह से आपको ये
ख, ग और ग। तो यहाँ पर इनके उत्तर मैंने लिखे हैं। तो भाई यहाँ पर देखिए, पहला है क, वह इतना धीरे चल रहा था मानो चींटी चल रही हो। ख है, रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश में तारों की चादर बिछी हो। ग है, तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम मंगल ग्रह पर जाकर आए हो। ग है, बिल्ली चूहे को ऐसी ललचाई नजरों से देख रही थी मानो अभी खा जाएगी। प्रश्न 8वां, इस कहानी में सेबों के खेत और सीढ़ीनुमा खेत का जिक्र आया है। अनुमान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी और वहाँ सीढ़ीनुमा खेती क्यों की जाती होगी। तो बच्चों, इस कहानी में आपने सेब के खेत है और वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत है। तो बच्चों, इससे आपको पता तो चला होगा भाई ये कौन सा इलाका है। तो यहाँ पर इसका उत्तर है बच्चों, ये कहानी भारत के उत्तरी भाग की होगी। वहाँ मतलब उत्तरी भाग मतलब जो उत्तराखंड है, हिमालय है, वहाँ पर। तो वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती समतल भूमि के अभाव के कारण की जाती है, क्योंकि भाई वहाँ पर समतल मतलब वहाँ पर प्लेन जगह नहीं है, इसलिए वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत। जो बच्चों मैंने आपको पाठ को सिखाते समय उसका चित्र दिखाया, तो फिर से एक बार आप इसका चित्र देख सकते हो। भाई इसको सीढ़ीनुमा खेत बोलते हैं। हिमाचल या कश्मीर ही ऐसे भाग है। वैसे भी इन क्षेत्रों में भारी वर्षा और बर्फबारी के कारण सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं, जिससे पानी फसलों को नष्ट ना करे। मतलब वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होती है, इसलिए भाई पानी क्या है वहाँ से फिसल जाता है। अगर ज़्यादा पानी खेत में रह जाएगा तो फसल जल सकती है, मतलब फसल होगी नहीं, इसलिए भाई सीढ़ीनुमा खेत होना ही ज़रूरी है। प्रश्न 9वां, सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था। यूँ तो कीटनाशक से दवाएं फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ा लगने से बचाती है, पर क है यहाँ पर ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती है। इससे इनका सेवन करने से क्या हमें भी नुकसान होगा, पता करो और कक्षा में आपको बातचीत करनी है। इन सारी जो दवाइयाँ होती है वो जहरीली तो होती, इसलिए तो उस पेड़ या पौधों के ऊपर जो भी कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन वो हमारे शरीर में भी तो जाता है, तो वो भी हमें नुकसान करता है। तो चलो बच्चों, हम लोग देखते क्या वो हमें नुकसान करता है। तो इसका उत्तर ये है कि भाई फलों, सब्जियों और अनाज की फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए हम लोग कीटनाशक का उपयोग करते हैं, मतलब इस तरह की दवाई हम छिड़कते हैं। ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट करती है, लेकिन इनमें जहर की मात्रा बहुत ही कम होती है, इसलिए उनके सेवन से नुकसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह कीटनाशक हमारे पाचन तंत्र पर थोड़ा बहुत तो प्रभाव डालते हैं। इसलिए इन फलों को खाने से पहले हमको उनको अच्छे से धोना चाहिए, क्योंकि भाई उसके ऊपर कीटनाशक होता है, तो मतलब थोड़ा बहुत तो हमको नुकसान करेगा, इसलिए भाई उनको खाने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए। ख, ऐसे फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होगा। मतलब जिन फलों के ऊपर कीटनाशक दवाओं का जो छिड़काव हुआ है, तो भाई उनको इस्तेमाल करने से पहले हमको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका उत्तर है कि फलों और सब्जियों को कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है, इसलिए फलों और सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए। सब्जियों को पकाकर खाना चाहिए, कटी हुई सब्जियों या फलों को नहीं खाना चाहिए। मतलब तो उससे क्या होता है कि जिसके ऊपर कट लगा हुआ है तो उसमें वो दवा अंदर चली जाएगी, तो हम उसको खाएंगे तो हमें बहुत ही नुकसान होगा, इसलिए कटी हुई सब्जी या फिर फल है उसको नहीं खाना चाहिए। प्रश्न 10वां, कर्नल दत्ता ने घायल तितर को गेंदे की पत्तियों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों के लिए होता है, नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है। जैसे कि भाई तुलसी का पत्ता, नीम का पत्ता, मीठा नीम का पत्ता, आम, अमरूद, तेज पत्ता, केला। तो भाई इन जो पत्ते होते हैं, ये जो सारे पत्ते होते हैं, उनका उपयोग क्या होता है। तो भाई यहाँ पर देखिए बच्चों, तो तुलसी का पत्ता होता है, पूजा पाठ करने तथा चाय में डालने में प्रयोग की जाती है। अब नीम के पत्ते उसको फोड़े या फुंसी पर लगाने तथा दवाइयों में प्रयोग होता है। और मीठा नीम होता है वो सब्जियों व दाल बनाने में भी प्रयोग होता है। आम का पत्ता होता है वो पूजा पाठ और हवन आदि में प्रयोग होता है, आम का पत्ता है। और अमरूद का पत्ता है वो दवाइयों में प्रयोग होता है। तेज पत्ता होता है वो सब्जी में डालने तथा मसाला बनाने में प्रयोग होता है। केला होता है वो पूजा पाठ तथा भोजन करने में प्रयोग होता है। और सागवान होता है वो दोने पत्तल बनाने तथा कपड़ों की रंगाई में प्रयोग होता है। मतलब दोने पत्तल, जैसे बच्चों आपने दोने और पत्तल में खाना खाया होगा। जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके जो पत्ते हैं उनका अलग अलग उपयोग होता है और हम उनका अलग अलग तरीकों से उपयोग करते हैं। प्रश्न 11वां, कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स मतलब फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते होंगे। तो भाई क है, तो इस बक्से में क्या क्या चीजें होती है। तो भाई इसका उत्तर, इस बक्से में कपड़ों की पट्टी,
रुई, डेटॉल, कटने छिलने की दवाई, कैंची, चिमटी आदि चीज़ें होती है, मतलब जिससे अगर किसी को चोट लगती है तो उसका हम लोग प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। तो भाई ख है, तो इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है? तो भाई इसका इस्तेमाल मामूली चोट लगने या छोटे मोटे उपचार के लिए किया जाता है। मतलब इसका इस्तेमाल है, मतलब कोई छोटी मोटी चोट लगती है तब, या कोई छोटे मोटे उपचार के लिए उसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न 12वां, तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती है। सोच कर बताओ कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो बच्चों आपने देखा होगा कि भाई जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं तो वहाँ पर जो घर होते हैं उनकी छतें होती है वो ढलावदार होती है। तो भाई ऐसा क्यों है? तो इसका उत्तर ये है कि भाई पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर छतें ढलावदार बनाई जाती है क्योंकि इन क्षेत्रों में बर्फ आदि पड़ती रहती है जो समतल छत होने पर उसमें जमा हो सकती है, जिससे मकान गिरने का खतरा है और मकान टूट भी सकता है। इसके साथ ही ये ढलावदार छतें तेज बारिश के लिए भी उपयुक्त है। तो बच्चों आपने देखा होगा भाई पहाड़ी क्षेत्रों में घर तो ढलावदार होते होते लेकिन वहाँ के जो पेड़ होते हैं वो भी शंकु आकार के होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब बर्फ गिरती है तो वो बर्फ फिसल कर नीचे गिर जाती है। अगर वो पेड़ सीधा होगा तो भाई उसके बाद बर्फ जमा होगी और उस पेड़ की सारी डालियां टूट जाएगी। इसी तरह से घर भी अगर ढलावदार नहीं होगा तो सारी बर्फ उसके ऊपर जमा होगी और इतनी सारी बर्फ जमा होगी कि वो घर संभाल नहीं पाएगा और वो टूट सकता है। इसलिए इस अकस्मात से बचने के लिए वहाँ की जो छतें होती है वो ढलावदार होती है। प्रश्न 13वां, इस कहानी में पहाड़ी घाटी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहाड़ी इलाके से जुड़े हुए और शब्द सोचकर लिखो, जैसे ढलान, चट्टान आदि। तो बच्चों यहाँ पर देखिए भाई ढलान, चट्टान, टेढ़ा मेढ़ा, कंटीला, संकरा, पथरीला, ऊंचा नीचा, कठोर, शुष्क, खुला, बर्फीला, चट्टानी, असमतल, सीढ़ीनुमा, पगडंडी, झाड़ी, छप्पर, बर्फबारी, चोटिया आदि ये सारे पहाड़ी इलाके से जुड़े शब्द हैं। अगर बच्चों आपको और भी शब्द याद है तो आप बच्चों कमेंट करके बता सकते हो। अब यहाँ पर एक पहेली है, प्रश्न 14वां है, उसकी पहेली है तीतर के दो पीछे तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, बोलो कितने तीतर। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? तीतर के दो पीछे तीतर, मतलब एक तीतर है उसके पीछे भी दो तीतर है और उसके आगे भी दो तीतर है। तो भाई बोलो कितने तीतर हुए? तो इसका उत्तर है भाई 3 तीतर। प्रश्न 15वां, तीतर का फोटो दिया गया है और उसको गौर से आपको देखना है और उसका आपको वर्णन करना है, जिसको आप कक्षा चौथी में भी पढ़ चुके हो। तो भाई इसका उत्तर यह है कि भाई तीतर एक छोटा सा पक्षी होता है। यह दिखने में बहुत ही सुंदर ही लगता है। इसके छोटे छोटे पंख होते हैं। ये फुदक फुदक कर चलता है और हल्की उड़ान भी भरता है। यह एक साथ झुंड में रहते हैं तथा लड़ने में तेज होते हैं और उनकी आवाज होती है क्वैक क्वैक क्वैक। प्रश्न 16वां, तीतर के बारे में और जानकारी आपको इकट्ठा करनी, जैसे कि तीतर का घोंसला, वह क्या खाता है आदि। तो इसका उत्तर यह है बच्चों को, तीतर छोटे छोटे तिनकों से अपना घोंसला बनाता है। वह हरी हरी पत्तियां, छोटे मोटे कीड़े तथा फल फूल खाता है। यह दिखने में भूरे रंग का होता है और बहुत अच्छा लगता है। ये आपस में लड़ाई भी करते हैं। गांव में तीतर की लड़ाई भी कराई जाती है। कुछ लोग इसका मांस मतलब उसको मारकर खाते भी हैं। तो बच्चों आज आपने तीतर के बारे में बहुत कुछ जान लिया और आपने इस पाठ के अंदर पहाड़ी इलाकों के बारे में भी देखा और वहाँ के घर कैसे होते हैं उनके बारे में भी आपने जानकारी हासिल की। और आपने एक 10 साल का बच्चा होता है और उसकी दिलेरी मतलब आपने उसकी हिम्मत देखी कि भाई एक छोटा सा तीतर को बचाने के लिए अपनी जिंदगी को वो दांव पर लगा देता है। तो बच्चों मैं आपको अंत में यही कहना चाहूँगा कि भाई आपको पशु या पक्षियों के प्रति आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा होना चाहिए और उनके प्रति आपका प्रेम दिखाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर यह पाठ पूरा होता है और इसका स्वाध्याय भी पूरा होता है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पाठ का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो बच्चों मिलते हैं अभी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।